अच्छा, कुछ अपैरेटसेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वो याद रखना है, जैसे स्टॉप वॉचेस हो गए, थर्मामीटर, मास बैलेंसेस, ब्यूरेट्स, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स, मेजरिंग सिलेंडर्स, गैस सिरिंजेस। ठीक है। अच्छा, फिर हमने सॉल्यूट की डेफिनेशन देखी थी, सॉल्वेंट देखा था, सॉल्यूशन देखा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो देखा था, फिल्ट्रेशन डिस्कस किया था। ठीक है। फिल्ट्रेशन सेपरेशन टेक्निक्स में तो जो फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक हमारे पास है दैट इज फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन बेसिकली यूज होता है टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास जो अपैरेटसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ऑफ कोर्स फिल्टर पेपर चाहिए होता है, जिसको हम फिल्टर फनल पे लगाते हैं। और जो फिल्टर पेपर से चीज रुक जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। और जो चीज फिल्टर पेपर से पास हो जाती है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो ये आई होप पता ही होंगी ये सारी बातें, ही हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। एक मिनट रुकना। तो ये इस तरह से हम लोग फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर में जो चीज रुक जाती है उसको रेजिड्यू कहते हैं, जो चीज फिल्टर पेपर से पास हो जाती है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। सही है, सिंपल सी टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन के अलावा एक आपके पास टेक्निक है सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, एक तो हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए फिल्ट्रेशन देखा था, एक सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्रिस्टलाइजेशन भी देखा था ना। क्रिस्टलाइजेशन भी रिकॉल कर लो कि इफ यू हैव टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम अ सॉल्यूशन यू हैव टू हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद leave the solution to cool for crystallization and then you wash the crystals with organic solvent and dry it in oven। तो ये भी हमने देखा हुआ था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉल्ट बनता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर के साथ 5 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर बीन अटैच्ड टू इट, तो दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा से evaporate हो जाएंगे इसमें से, एंड यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। राइट। अच्छा, इसके अलावा अब जो नई सेपरेशन टेक्निक हम देखने जा रहे हैं दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली किस काम के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू सेपरेट प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय कंडेंसिंग वेपराइज्ड लिक्विड।
मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर में से अब देखो सॉल्ट निकालने हैं वो तो हमने देख लिया कि वाटर को इवापोरेट करा देंगे तो सॉल्ट रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन ये जो वाटर निकल रहा है ये वाटर हमें कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus कुछ इस तरह का होता है जैसे ये राइट पे बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। इसके अंदर वो सोल्यूशन को डालेंगे, इसको हम क्लैम्प करेंगे ट्राईपॉड के ऊपर, नीचे बंसन बर्नर लगाएंगे, इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो बॉईल होगा और इवेपोरेट होगा वाटर के मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके एक ट्यूब के अंदर पास करेंगे। उस ट्यूब के बाहर जो है ना, मतलब एक ट्यूब थी हमारे पास जिसके अंदर से वाटर के हॉट वेपर्स आ रहे हैं, उस ट्यूब के अराउंड मैंने ना एक वाटर जैकेट लगा दी है। अराउंड का क्या मतलब है कि वाटर जैकेट के अंदर ठंडा पानी डालेंगे, लेकिन वो जो ठंडा पानी है ना वो इस ट्यूब के बाहर बाहर रहेगा, ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंडेंसर। वो हो क्या रहा है कि जो ट्यूब के अंदर हॉट वेपर जा रहे हैं उसकी जो वॉल्स हैं वो ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से जो वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड बन के इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलेट कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्टिलेट। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि कंडेंसर में वाटर इन जो है वो हम नीचे से करेंगे, वाटर आउट जो है वो हम ऊपर से करेंगे, ताकि मैक्सिमम टाइम फॉर हीट एक्सचेंज मिले वाटर वेपर को। क्योंकि वेपर अगर देखो लेफ्ट साइड से आ रहा है और अगर कोल्ड वाटर उसके पीछे पीछे से आ रहा है तो वो हीट एक्सचेंज कैसे करवाएंगे, वो वेपर तो आगे भागता रहेगा हमेशा, कोल्ड वाटर उसके पीछे पीछे भागता रहेगा। तो कोल्ड वाटर को सामने से आना चाहिए और हॉट वाटर वेपर को आगे से आना चाहिए, तब वो आपस में एक साथ गुजरेंगे तो हीट एक्सचेंज ज्यादा अच्छी करवाएंगे। जो प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन है इसमें क्या करते हो आप, सोल्यूशन इज हीटेड और जो वाटर वेपर है स्टीम is produced, the steam is cooled in a condenser to form a pure liquid, solute remains in the flask। जो सॉल्ट वगैरह है वो फ्लास्क में ही रह जाएंगे। ऑर्डर ऑफ वर्किंग क्या है कि फर्स्ट बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग, पहले वाटर वेपर बॉयल होगा। अक्सर हम लोग जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें ना एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स इसलिए डालते हैं ताकि वाटर जो है ना वो उछले ना, स्प्लैश ना करे। स्प्लैश करेगा तो क्या होगा, वो फिर वेपर बन के नहीं निकला, वो सॉल्ट को लेके अपने साथ आ जाएगा कंडेंसर तक। थर्मामीटर हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि बल्ब जो है ना, उस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बिल्कुल जो जहाँ पे कंडेंसर की ओपनिंग है उसके पैरेलल लगा हुआ हो। थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताएगा और इसलिए हमें इंश्योर करेगा थर्मामीटर कि जो भी वेपर आ रहा है वो वाटर टकराएगा तो इसके ऊपर वेपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तो इट मींस कि जो भी वेपर आ रहा है वो वाटर के ही आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ और भी मिला हुआ हो उस वाटर में लिक्विड फॉर्म में, जो कि हमें लगेगा कि वो डिस्टिलेट में हम कलेक्ट कर लें। अगर वो भी हमने कलेक्ट कर लिया तो फिर बाद में वाटर आएगा तो वो अगेन इम्प्योर वाटर ही मिला ना हमें। सही है, तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार थर्ली इनको पढ़ लेना। In water condenser, the water should enter from the lower bottom side to ensure good condensation, because when water moves from bottom to top, then it completely fill the condenser. Stay longer and the vapors which are just going to escape from the condenser will receive the fresh cold water, due to which the condensation will also occur. इसको पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है cold water is always entered from the bottom so that to have a proper heat exchange between the water vapor and cold water, that's it। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात माइंड में रखो कि कोल्ड वाटर इन कंडेंसर इज entered from bottom for proper heat exchange। अच्छा जी, सिंपल डिस्टिलेशन हम क्यों करते हैं, टू मेक डिस्टिल वाटर सॉल्टी वाटर में से प्योर वाटर का बाहर निकालना है, मतलब डिसोलिनेशन करने के लिए। जैसे सी वाटर है उसकी डिसोलिनेशन करेंगे। डिस्टिल वाटर क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होता है इन कार बैटरीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टू मेक मेडिसिन और डिफरेंट लेबोरेटरीज में भी यूज होता है।
सिंपल डिस्टिलेशन के अलावा हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ ये फर्क है कि सिंपल डिस्टिलेशन में वी हैव टू सेपरेट अ लिक्विड which have some dissolved solids into it. Fractional distillation में we can separate two or more than two miscible liquids. Miscible means those liquids which are soluble into each other. Miscible liquids क्या होते हैं जो आपस में dissolve हुए होते हैं। Liquids which are soluble into water. Just imagine if you have three different types of liquid like water, petrol or alcohol. Petrol तो खैर mix नहीं होता, but alcohol is an organic compound and still it dissolve into water. Alkane और alkene dissolve नहीं होते पानी में, alcohol जरूर होता है. So let's say if we have two or more than two liquids which are soluble into each other, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट वी हैव ऑलरेडी different fractions or different liquids are separated on the basis of their difference in boiling points, because each liquid will have a different boiling point, or on the basis of the difference in boiling point, the liquid which have a lower boiling point will be evaporated, condensed and collected first, and then the liquid with a higher boiling point will be collected. अगर वो रिकॉल करो जिसमें हमने एल्केन्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा था क्रूड ऑयल की, तो जो डिफरेंट फ्रैक्शंस थे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हीटेड ऑल दोस फ्रैक्शंस, उनको वेपराइज कर दिया था, गैस बना दिया था, और फिर जो फ्रैक्शंस है वो अलग अलग कंडेंस्ड हुए थे. हेवियर फ्रैक्शंस वर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, लाइटर फ्रैक्शंस वर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ था. अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो apparatus होता है ना, वो कुछ इस तरह का भी दिख सकता है. इसके अंदर ना छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं या ग्लास बीड्स भी बने हुए होते हैं. यूजुअली अगर आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की डायग्राम देखो ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है. जैसे यहाँ पे जो दूसरी डायग्राम बनी हुई ना, इसको देख लो. इसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, जो लेबोरेटरी में हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसके अंदर ना हमने ग्लास बीड्स लगाई हुई होती है. यहाँ पे तो प्लेट्स लगी हुई हैं, तो कुछ इस तरह से ना ग्लास बीड्स लगी हुई होती हैं छोटी छोटी. ये क्या पर्पस सर्व करती हैं ये मैं बता देता हूँ. देखो इसमें क्या होता है, इसमें वी हैव टू डिफरेंट मिसेबल लिक्विड्स व्हिच इज इथेनॉल एंड वाटर. बोथ इथेनॉल एंड वाटर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस एंड प्योर वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. अब होता है क्या है कि व्हेन यू हीट द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, तो इथेनॉल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो इट विल स्टार्ट बॉइलिंग ऑफ फर्स्ट. तो वो क्या होगा, इथेनॉल के वेपर्स जो है ना इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, इसमें ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो ग्लास बीड्स होती हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, बट नो वेपर कैन जस्ट पास द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विदाउट कोलाइडिंग द ग्लास बीड्स. मतलब हर वेपर ने ग्लास बीड से कोलाइड तो करना है, लेकिन कोलाइड करने पे इफ दे डू नॉट लूज इनफ एनर्जी एंड स्टिल दे मेक देयर जर्नी अपवर्ड्स, तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल पास थ्रू द कंडेंसर एंड दे विल गेट कंडेंस्ड in a condenser and will be collected as a distillate. लेकिन देखो अगर 78 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी अचीव हुआ है और इथेनॉल जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हुआ है यहाँ पे, तो क्या वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होगा? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन इवेपोरेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो इवेपोरेशन तो कहते ही उसी को है ना, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट. तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल भी तो साथ साथ जाएंगे ना इथेनॉल के, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू पास दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हाफ वे बिटवीन they get condensed and will fall back into the mixture, and only the ethanol molecule are able to pass this fractionating column. तो ये काम होता है, ये पर्पस होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, टू स्टॉप all those vapors whose boiling points have yet not reached. अच्छा, थर्मामीटर यहाँ पे भी इससे लगा हुआ है ताकि जब इथेनॉल आ रहा है तो जब तक टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस रजिस्टर्ड हो रहा है थर्मामीटर पे, इट मींस के अल्कोहल आ रहा है. तो जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा थर्मामीटर पे, तो विल स्टार्ट कलेक्टिंग द अल्कोहल.
But once the temperature starts to increasing from 78 degrees Celsius, it means all of the alcohol has been collected. तो जो हमारा conical flask मैंने रखा है ना collect करने के लिए ethanol, उसको मैं हटा लूंगा. Now once the temperature reaches 100 degrees Celsius, it means कि अब जो है ना वो water के vapor आना start हो गया और फिर मैं दोबारा से नया conical flask रखूंगा और will start collecting water into it. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? लेट्स से अगर हम देखें mixture of ethanol and water is placed in a flask and heated. Ethanol with lower boiling point boils and vaporizes first and reach fractionating column, then cools and condenses into ethanol as it passes through the condenser. The temperature will stay constant until all ethanol is distilled. तो जब ग्राफ देखो तो ग्राफ में हमारे पास क्या हुआ है कि पहले टेम्परेचर increase हुआ, then it becomes constant. It will stay constant until or unless all the ethanol has been vaporized and condensed and collected as a distillate. Once all the ethanol has finished off, then the temperature starts increasing again, and when it reaches 100 degrees Celsius, it means water molecules are coming. So then you can start start collecting the vapors, जो कि अब water होगा, ethanol नहीं होगा, क्योंकि ethanol का सारा vapor जा चुका है already. क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े. अच्छा जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक बार पढ़ लेना सारा हैंडआउट से ना. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने कहाँ किया है? पेट्रोलियम ऑफ क्रूड ऑयल. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के लिए. और लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए करते हैं ताकि एयर को पहले हम कंडेंस करके लिक्विड बना देते हैं और उसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकें. अच्छा जी, इसके ना क्वेश्चन देख लेते हैं पहले जरा. इथेनॉल और वाटर को सिंपल डिस्टिलेशन से इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होता. तो क्या होगा? इथेनॉल के कुछ वेपर्स के साथ साथ वाटर के वेपर्स भी आएंगे, तो वाटर के वेपर्स भी कलेक्ट हो जाएंगे एज अ डिस्टिलेट. क्योंकि वाटर के वेपर्स जो आ रहे हैं, दो दे हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी, तो उनको लेकिन रोकने के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं है ना, तो साथ साथ वो भी आ जाएंगे उसमें. समझ आई बात? अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे आपको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के? देख लेते हैं जरा. आंसर बता रहे हो उसका? The apparatus shown is used to distill dilute solution of ethanol in water. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया हुआ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है, फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है. आगे क्या रहे? नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स के लिए है जिसमें एक ही तरह का लिक्विड हो, बाकी कोई और जो चीज डिजोल्व है ना वो कोई सॉलिड हो. मतलब सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है या सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल है तो मैं फिल्ट्रेशन करूंगा ना. तो simple distillation is for those solution which have only one liquid. Fractional distillation is for those solution which have more than one liquid dissolved into each other.
सही है अहमद, अब समझ आ गई ये बात। अच्छा, तो कह रहे हैं विच ग्राफ शोज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इथेनॉल इन द बॉइलिंग फ्लास्क एज द डिस्टिलेशन प्रोसीड्स। जब हम डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इथेनॉल जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, और इवेपोरेट होके वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल क्या होगी? मुर्तजा सी कह रहे हो, क्यों? देखो सुनो, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन डेसीमीटर क्यूब। इसमें वाटर है और क्या था? इथेनॉल। जब डिस्टिलेशन स्टार्ट होगी तो पहले तो सिर्फ इथेनॉल निकलेगा ना, वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं निकलेंगे, वो तो अगर इवेपोरेट होंगे भी तो वापस गिर जाएंगे नीचे, सिर्फ इथेनॉल आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। तो सोल्यूशन में से इथेनॉल निकल रहा है, तो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ना। सही है। और इथेनॉल के जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसका क्या मतलब है कि C इज इक्वल टू एन ओवर वी। इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो उतना ही है, तो कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। सही है, तो कंसेंट्रेशन कम कौन से उसमें दिखा रहा है? सी में। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो आसान से क्वेश्चन है, ऐसे कोई इतना खास मुश्किल चीज है नहीं। अभी क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द डायग्राम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल to ethanoic acid is often carried out in the apparatus shown. What is the purpose of the condenser? अभी डिस्टिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन्होंने ना कंडेंसर वर्टिकल लगाया हुआ है। अब वर्टिकल कंडेंसर लगाने का क्या मतलब है? इसमें कलेक्शन तो नहीं होगी। इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज यहाँ से इवेपोरेट होके निकल रही है तो वो क्या होगा? वो ठंडी होके अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगी। डिस्टिलेट बन के नीचे ही गिरना है ना उसने। मतलब ये इसलिए अपैरेटस बनाया हुआ है ताकि कोई भी लिक्विड वेपर बन के स्केप ना कर सके। So it is to prevent any liquid from escaping the flask, to prevent air reacting with नहीं, to prevent any ethanol from escaping। सही है। ऐसे apparatus को हम कहते हैं हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। ये नाम याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना कि ये खुद ही आपका आइडिया लगाना था कि भाई वर्टिकल कंडेंसर का क्या मतलब है। वो तो वेपर ऊपर जाएगा, ठंडा होकर नीचे गिर जाएगा, मतलब वो बाहर ही नहीं निकलने दे रहा उसको। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई अगर बाहर निकलने से रोकना ही था तो मैं इसके ऊपर एक कैप लगा देता। लेकिन कैप लगाने का प्रॉब्लम यह है कि वो वेपर बनेगा तो ना, और वो यहाँ पे जाके हाई प्रेशर की वजह से इस फ्लास्क को बस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसका आंसर बताओ। The diagram shows the fractional distillation of an aqueous solution of ethanol, which statement explains why ethanol is collected as a distillate। इथेनॉल का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है देन वाटर। सिंपल। इसका बताओ जल्दी से आंसर।
The fractional distillation apparatus shown is being used to separate a mixture of two liquids. A thermometer is missing from the apparatus. Where should the bulb of the thermometer be placed? देखो थर्मामीटर का बल्ब हमेशा हम लोगों को कहाँ लगाना होता है, जो आपका ओपनिंग होती है ना, जहाँ से वेपर निकल के एंटर होगा, तो बिल्कुल उसके पैरेलल लगाते हैं यहाँ पे। वो पॉइंट क्या बनेगा? बी। चले आगे। अच्छा 23 भी बता दो हाथों हाथ, ये आपका सॉल्ट प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन टाइप है। इसमें कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लेड 2 नाइट्रेट विच इज PbNO3 and potassium iodide are mixed together in the preparation of lead 2 iodide. अच्छा, which method can be used to separate lead 2 iodide from the mixture? अब lead 2 iodide जो बनेगा वो ये सॉल्ट बनेगा ना। अब lead 2 iodide क्या soluble salt है या insoluble salt है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखो हमने ये पढ़ा है कि all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride, लेकिन आयोडाइड के बारे में तो नहीं पढ़ा है। देखो इसमें कह रहे हैं लेड 2 नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है टुगेदर इन द प्रिपरेशन ऑफ लेड 2 आयोडाइड। कह रहे हैं लेड 2 आयोडाइड को कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो जैसे हमारे पास, देखो लेड के जितने भी सॉल्ट होते हैं ना वो बेसिकली इनसॉल्युबल ही होते हैं। अब वो लेड सल्फेट, देखो ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड आपका सिल्वर क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल, लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल। अगर हम बात करें ना लेड आयोडाइड की, तो लेड आयोडाइड भी इनसॉल्युबल ही होगा। सही है, उसने हमें एज पर सिलेबस बोला हुआ तो नहीं है आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी याद करो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जरूर दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन आपने क्लोराइड के साथ लिंक करके इसका आंसर निकालना है। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट तो सारे सॉल्युबल होते हैं ना, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। देखो अगर ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी पूछी जाए ना, ब्रोमाइड की भी पूछ सकते हैं। देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ये टेस्ट फॉर आइंस का जो टेबल है उसमें भी हमने देखा है ना। और लेड 2 क्लोराइड, लेड 2 ब्रोमाइड और लेड 2 आयोडाइड, ये भी सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। असल में ये क्वेश्चन ना पुराना भी है, तो पुराने वो में लेड की कंपाउंड डिस्कस करे जाते थे, तो इस हिसाब से, लेकिन फिर भी याद रखो कोई इतनी खास चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि इस तरह से वो लेड का पूछ लेगा तुमसे। अच्छा 24 का आंसर बताओ। 24 में कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट तो आपस में अब मिक्स नहीं हुए ना, मिक्सचर है, सॉल्यूशन तो नहीं कह रहा। तो क्या करोगे सैंड एंड सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए? सॉलिड है, दो सॉलिड को या तो आप हाथ से चुन के सेपरेट करो जो कि इम्पॉसिबल चीज है, या फिर आप एक काम करो सैंड एंड सॉल्ट को एक बीकर में डाल के उसमें वाटर डालो, में से सिर्फ सैंड डिसॉल्व होगा, सॉरी सॉल्ट डिसॉल्व होगा, सैंड तो वैसे ही रह जाएगा ना इनसॉल्युबल, और फिर फिल्ट्रेशन करके सैंड को सेपरेट कर लो। तो आपने क्या करना है, पहले वाटर डालना है और फिर क्या करना है, फिल्टर करना है। फिर सैंड सॉल्ट कैसे निकालोगे उसमें से? इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूशन में से फिल्ट्रेट जो निकलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। बाकी कलेक्शन ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्रोमेटोग्राफी भी करेंगे इसमें। पहले डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन खत्म कर देते हैं जरा।
आंसर बता रहे हो? At which position will there be the highest proportion of the liquid when the with a higher boiling point? डी पे। ठीक है, वो तो वापस गिर रहे हैं ना, ये देख रहे हो वापस गिर रहे हैं नीचे जो गए थे। हायर लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले तो आगे बढ़ गए। सही है। क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सर containing equal volume of two liquid that mix completely but do not react is placed in a apparatus shown and heated until the thermometer first shows the steady reading. At which position will there be a highest proportion of the liquid with a higher boiling point? Liquid with the lower boiling point would have evaporated, passed through the fractionating column, and then condensed and collected as a distillate. But the liquid with a higher boiling point, उसको क्या होगा? It will fall back into the mixer because it does not have enough kinetic energy to pass this fractionating column. So they will fall back. So these are the droplets of the liquid falling back, and these droplets have a higher boiling point liquid ना, तो वो D मतलब उनकी कंसेंट्रेशन अभी वापस फ्लास्क के अंदर ही ज्यादा है ना, तो फ्लास्क के अंदर ही एक ही वॉल्यूम लेवल की हुई है D। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 52 का आंसर बता दो। इसमें एक सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus बना हुआ है और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का apparatus बना हुआ है। Substance X melts at 53 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius. It does not dissolve in water and does not react with water. Which diagram shows a method most suitable for separating X from a mixture of X and water? अच्छा, इसमें ना ये क्वेश्चन पूरा नहीं है यार। हाँ, सी और डी ऑप्शन नहीं है। बेसिकली खुद बता दो, एक लिक्विड है जो कि मिक्स नहीं हो रहा है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल है इन वाटर, तो उसको कैसे सेपरेशन करेंगे? फिल्ट्रेशन से। उसके लिए डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने की क्या जरूरत है? तो जो सी और डी में से कोई एक apparatus जो है ना फिल्ट्रेशन का बना हुआ होगा इसमें। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और कोई एक सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो मैं जरा इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा दूं फिर कर लेते हैं।
12 पे छोड़ो। देखो क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक that is used to separate mixture of soluble substances. अब soluble substances can be solids as well as liquids. अच्छा वो तो हम उससे डिस्टिलेशन वगैरह से भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बेसिकली सेपरेशन टेक्निक से ज्यादा जो है ना, ये एनालिटिकल टेक्निक है, टेस्टिंग टेक्निक ज्यादा है। अभी अभी देखते हैं ना कि इसका मतलब करते कैसे, तो खुद ही समझ आ जाएगा। यूजिंग अ सुटेबल सॉल्ट। क्रोमेटोग्राफी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम जो टाइप पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। Pure compound is the compound that melts or boils at the fixed melting points and boiling points। मतलब अगर मैं कहूँ ना मेरे पास सिर्फ वाटर है H2O, तो उसमें सिर्फ पानी ही होना चाहिए, H2O मॉलिक्यूल। अगर उसमें चीनी मिली हुई है, नमक मिला हुआ है, तो वो फिर इम्प्योर वाटर कहलाएगा। सही है जवेरिया? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट ओनली। Tap water is not a pure water, it is an impure water because it has minerals into it. In fact, mineral water that is fit for drinking, it is not a pure water. As far as chemistry is concerned, the chemistry looks purity in a different way. आपके लिए डेली लाइफ में हाँ मिनरल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट फॉर केमिस्ट्री इट इज इम्प्योर वाटर बिकॉज इट हैज मिनरल्स इन टू वाटर। वाटर के साथ क्या क्या है, सॉल्ट्स भी है ना बहुत सारे, तो उसको वो इम्प्योर कहेगा। अगर अल्कोहल सिर्फ से और सिर्फ अल्कोहल है, दैट इज अ प्योर वाटर, प्योर सब्सटेंस। अगर आप वो लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें पेट्रोल लिखा हुआ था, बेसिकली पेट्रोल को हम लोग ना डिफरेंट एडिटिव्स मिलाते हैं, पेट्रोल में कलर मिलाते हैं। पेट्रोल इज बेसिकली ऑक्टेन, octane is colorless. However, the petrol you get from the market is colored. It means something is mixed into it. So petrol cannot be called as a pure substance due to some indicators or colors being mixed into it. Alcohol, yes, it is a pure molecule. Tap water is not a pure substance because it has minerals into it. सही है? ओके अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम करते क्या है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ना इसमें क्या होता है, एक पेपर क्रोमेटोग्राम होता है। पेपर क्रोमेटोग्राम किस तरह का होता है, जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, वैसा क्रोमेटोग्राम पेपर भी होता है। इस क्रोमेटोग्राम पेपर को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिप करते हैं। अब लेट्स से मेरे पास ना एक इंक है जो कि जैसे आप ना ये काम उस पे टिश्यू पेपर को लेके उसको फोल्ड करके, मतलब उसको थोड़ा सा ना इस तरह से ना उसका जो एक एंड है टिश्यू पेपर का, आप पूरे टिश्यू पेपर को वाटर में डिप ना करो, सिर्फ एक एंड डिप करो पानी के अंदर, तो यू वुड नोटिस दैट वाटर विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द टिश्यू पेपर। तो इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी में भी यही होता है। जो क्रोमेटोग्राम पेपर है उसको, उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना छोटा सा, वो हम लोग जो है डिप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, वो डिप करने से होता क्या है, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक इंक है जिसका जो कलर है ना वो शेड है ब्लू का, डार्क ब्लू कलर का एक इंक है मेरे पास इस तरह का, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंक का कलर है ये बना है तीन कलर मिलके। एक ग्रीन कलर को मिक्स किया मैंने,
रेड कलर इसमें मिक्स किया और ब्लैक कलर इसमें मिक्स किया, तो फाइनल जो है ना वो ब्लू का ये वाला शेड मिला मुझे। अब देखने में तो वो ब्लू है, लेकिन इसके अंदर 3 डिफरेंट कलर्स हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इस इंक का स्पॉट जो है ना वो उठा के हम यहाँ लगा देंगे। इसको हम कहते हैं दिस इज स्पॉट ऑफ मिक्सचर्स। स्पॉट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक्स, जिसमें रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी। आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या हो सकता है, वो तो मुझे पता लगेगा जब क्रोमेटोग्राफी होगी। जिस पॉइंट पे हम स्पॉट लगाते हैं यहाँ पे ना, या तो पहले बनाते हैं या बाद में अक्सर बनाते हैं, ये इसके ऊपर एक पेंसिल से डॉटेड लाइन बना देते हैं, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। फिर करते क्या है, इसको किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं क्रोमेटोग्राम पेपर को। ऑक्टेन इज pure alkane. Petrol has octane into it, but petrol has some other things also. So petrol is not pure substance. Octane is a pure substance. जब एरिया क्लियर होगी आगे बढ़ते हैं, छोड़ दें वाली बात को। ओके अच्छा, अब होगा क्या, दिस सॉल्वेंट विल ट्रेवल अप दिस क्रोमेटोग्राम पेपर। व्हाई? बिकॉज जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे हैव सर्टेन यू कैन से अट्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी विद द क्रोमेटोग्राम पेपर। अच्छा, जो कंपोनेंट्स है ना, इनकी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्युबिलिटी होगी। अब लेट से ये जो बना हुआ है ब्लू इंक, ये 3 इंक को मिला के बना हुआ है। इसमें एक रेड इंक भी है, इसमें एक ब्लैक इंक भी मिलाई हुई है, इसमें ग्रीन इंक भी मिलाई हुई है। अब ये जो तीनों डिफरेंट कलर्स हैं इनके, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली, और सॉल्वेंट के साथ किसी कलर की या किसी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी हो। जब सॉल्वेंट ऊपर चलता है क्रोमेटोग्राम पेपर पे, तो फाइनली एक फाइनल पॉइंट पे जाके रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इस ब्लू इंक के अंदर, से वो सॉल्वेंट फ्रंट के साथ इतना ऊपर तक गया है। जो ग्रीन कंपोनेंट है वो और ज्यादा ऊपर तक गया, और जो ब्लैक कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा ऊपर तक गया। पहले तो मुझे ये डिफरेंट कलर्स नहीं दिख रहे थे ना, अब मुझे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ब्लू इंक में से निकलते हुए। क्यों? क्योंकि जब सॉल्वेंट के साथ ये सारे ऊपर जा रहे हैं, तो कोई ज्यादा फास्ट चला गया, कोई स्लो चल रहा है। वो डिपेंड करता है ड्यू टू देयर सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इनटू दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट दैट हैज बीन यूज्ड हियर राइट नाउ फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी वजह से ये सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने की वजह से मुझे दिखना भी स्टार्ट हो गया, पहले दिख भी नहीं रहे थे। तो बेसिकली इट्स अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ soluble substance using a suitable solvent, that is paper chromatography. तो ये सेपरेशन से ज्यादा एक एनालिटिकल टेक्निक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज डन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। ऐसा नहीं है कि आपने इंक जो है वो 1 किलो इंक डाल दी सेपरेट करने के लिए, नहीं, एक स्पॉट ऑफ इंक डालेंगे। तो ये सैंपल की टेस्टिंग के लिए, जैसे आपका ह्यूमन ब्लड है उसमें आप ब्लड टेस्टिंग करते हो, तो आप ब्लड का थोड़ा सा सैंपल निकालते हो ना, पूरा बॉडी का ब्लड तो नहीं निकालते टेस्ट करने के लिए। तो ज्यादातर जो ब्लड टेस्टिंग होती है वो भी क्रोमेटोग्राफी से हो रही होती है। अच्छा, अब देखो हम करते क्या है। अब देखो इस तरह से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने क्या करा, एक ब्लैक इंक डाली और साथ में ही ना एक रेड इंक का स्पॉट भी लगा दिया, ब्लू का भी लगा दिया और एक येलो का भी लगा दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब ये ब्लैक इंक ऊपर जाएगी तो उसमें से कौन कौन से स्पॉट्स निकलेंगे। देखो जब ब्लैक इंक ऊपर गई ना, तो ब्लैक इंक में से एक रेड इंक का स्पॉट निकला, एक येलो इंक का स्पॉट निकला और एक ब्लू इंक का भी स्पॉट निकला। ब्लैक इंक मिक्सचर है सेपरेटेड इनटू 3 सब्सटेंसेस, लेकिन जो रेड इंक है ना उसमें से बस वो रेड इंक का ही स्पॉट था जो वो ऊपर गया। जो ब्लू इंक है उसमें से ब्लू इंक का स्पॉट था जो कि इसके साथ देखो एक साथ मैच कर रहे हैं ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये रेड इंक का स्पॉट है और कौन सा रेड है, ये वाला है,
तो वो साथ साथ सेम डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि यही वाला कंपोनेंट है इसमें। इसी तरह येलो वाले में यही वाला कंपोनेंट है, ब्लू वाले में यही वाला कंपोनेंट है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसका, वाला ना क्लियर हो जाएगा, जरा रुको, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है वो, लेकिन अगर वो समझ आ गया ना तो आधे से ज्यादा क्रोमेटोग्राफी समझ आ जाती है। दिस वन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे थे डायग्राम शोज अ क्रोमेटोग्राम ऑफ सेवरल इंक्स। इसमें तो अब डिफरेंट कलर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना। इसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इन्होंने करा क्या है कि हमारे पास जो है वो एक ब्लैक इंक डाली थी, ब्लू डाली थी, ब्राउन, ग्रीन, रेड, येलो। ब्लैक इंक में से देखो 3 डिफरेंट तरह के स्पॉट्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये निकला स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3। ब्लू इंक में से 2 स्पॉट निकल रहे हैं। ब्राउन में से देखो 3 तरह के डिफरेंट स्पॉट्स निकल रहे हैं, 3 डिफरेंट मिक्सर्स निकल रहे हैं। ग्रीन में से 2 डिफरेंट कंपोनेंट निकल रहे हैं, रेड में से 2 निकल रहे हैं, येलो में से 1 निकल रहा है। अब जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं। अच्छा चलो, स्टेटमेंट जानने से पहले ये देखते हैं ब्लैक इंक में जो आपका कंपोनेंट है वो देखो ब्लू में भी है, वो ब्राउन में भी है, वो ग्रीन में भी है, सेम डिस्टेंस पे है ना। इसी तरह ब्लैक इंक में एक और कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ और किस में है, रेड इंक में, सेम डिस्टेंस पे है ना। और ब्लैक इंक में एक तीसरा कंपोनेंट भी है जो कि और कौन सी इंक में प्रेजेंट है, ग्रीन इंक में भी प्रेजेंट है और येलो इंक में भी प्रेजेंट है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैक इंक बनाने के लिए हमने ग्रीन इंक मिक्स की होगी ब्लैक इंक बनाने के लिए, क्योंकि देखो ग्रीन में जो 2 स्पॉट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों स्पॉट्स ही ब्लैक इंक में भी प्रेजेंट है क्योंकि सेम लेवल पे आ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, रेड एंड येलो इंक। देखो अगर ब्लैक इंक बनाने के लिए हमने ग्रीन इंक मिक्स की है तो जितने भी स्पॉट ग्रीन इंक में है ना वो सारे के सारे ब्लैक इंक में होने चाहिए। ग्रीन इंक में 2 स्पॉट है, वो दोनों के दोनों स्पॉट देखो ब्लैक इंक में भी है, सेम लेवल पे दोनों स्पॉट आ रहे हैं ना ब्लैक इंक में। तो हाँ ये बात सही है कि ब्लैक इंक बनाने के लिए ग्रीन इंक तो मिक्स की है, लेकिन क्या रेड इंक मिक्स की है। रेड इंक में देखो 2 स्पॉट्स हैं, उनमें से एक स्पॉट तो आ रहा है ब्लैक इंक को बनाने के लिए, लेकिन क्या दूसरा आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब अगर रेड इंक मैंने मिक्स की होती ब्लैक इंक बनाने के लिए तो जो कुछ भी रेड इंक में है वो सब ब्लैक इंक होना चाहिए था ना। मतलब रेड इंक तो यूज नहीं की ब्लैक इंक बनाने के लिए, तो ए गलत हो गया। बात समझ आई है वाली। ऑप्शन बी में कह रहा है ब्राउन इंक कैन बी मेड by mixing blue and red ink. The brown ink can be made by mixing blue and red ink. तो ब्राउन इंक बनाने के लिए ब्लू इंक अगर डाली है तो ब्लू इंक में जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे ब्राउन इंक में होने चाहिए। हाँ, ब्लू इंक में 2 स्पॉट्स हैं, दोनों के दोनों ब्राउन इंक में प्रेजेंट है। रेड इंक में 2 स्पॉट्स हैं, क्या वो दोनों भी ब्राउन में प्रेजेंट है। एक तो है लेकिन दूसरा नहीं है ना। तो रेड इंक तो यूज नहीं हुई है ब्राउन इंक बनाने के लिए, तो बी भी गलत हो गया। क्लियर है, समझ आ रही है बात यहाँ तक। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक। येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक। तो ब्राउन इंक बनाने के लिए क्या येलो इंक यूज हुई है। येलो इंक में देखो एक ही स्पॉट है, क्या वो ब्राउन इंक में प्रेजेंट है। ब्राउन इंक ये रहा,
ब्राउन इंक के 3 स्पॉट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन येलो इंक का एक ही स्पॉट है, क्या वो ब्राउन इंक में आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर तो येलो इंक ब्राउन इंक बनाने के लिए यूज हुई होती तो वो येलो इंक के जितने भी स्पॉट्स होते वो ब्राउन में होते, जो कि नहीं है। अब और एक ही ऑप्शन बचा है डी, वो कह रहा है येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। ये काफी ओपन स्टेटमेंट है कि येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। ग्रीन इंक में देखो हमारे पास एक ये वाला स्पॉट है जो कि येलो इंक से आ रहा है ना, आ सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि वो ब्लैक इंक से भी तो आ सकता है। हाँ भाई आ सकता है, हम उसको देख ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि हाँ येलो इंक मे भी लिखा है ना, मे बी मे नॉट भी, दोनों बातें हो सकती है। तो येलो इंक बनाने, ग्रीन इंक बनाने के लिए क्या येलो इंक यूज हुई है? हाँ हो सकती है, यस। लेकिन क्या सिर्फ येलो इंक यूज हुई है, और भी कोई इंक यूज हुई होगी ना, क्योंकि ग्रीन में एक और भी स्पॉट है नीचे, लेकिन उसके बारे में तो पूछ नहीं रहा ना। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सही है ना, जितनी भी लिखी हुई, आधी अधूरी लिखी हुई है, लेकिन इतनी बात तो सही है कि हाँ भाई येलो इंक यूज हो सकती है ग्रीन इंक बनाने के लिए, क्योंकि येलो इंक का जो स्पॉट है वो ग्रीन में प्रेजेंट है। सही है। आगे बढ़े। देखो ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो कह रहा है कि ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन रेड एंड येलो इंक। अगर तो ब्लैक इंक बनाने के लिए ग्रीन इंक यूज हुई है तो इट मींस ग्रीन इंक में जितने भी स्पॉट्स हैं, 2 स्पॉट्स हैं, वो सारे के सारे ब्लैक इंक में प्रेजेंट होंगे ना। तो मतलब सेम लेवल पे मूव करेंगे, तो ग्रीन इंक में ये वाला जो दूसरा वाला स्पॉट है वो आ रहा है ना सेम लेवल पे ब्लैक इंक में, और ये जो नीचे वाला है वो भी आ रहा है। तो हाँ ये बात तो सही है, ग्रीन इंक ब्लैक इंक बनाने के लिए ग्रीन इंक यूज हुई है। क्या ब्लैक इंक बनाने के लिए रेड इंक यूज हुई है? तो रेड इंक के जितने भी स्पॉट्स हैं क्या वो ब्लैक इंक में मिल रहे हैं? देखो रेड इंक का एक पहला स्पॉट जो है, क्या वो ब्लैक इंक में है कहीं पे? नहीं, उस जगह पे तो खाली है। मतलब ब्लैक इंक में अगर रेड इंक डाली होती तो रेड इंक के दोनों स्पॉट्स आ रहे होते, एक तो आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। मतलब वो जो एक आ रहा है वो रेड इंक से नहीं आ रहा, वो किसी और चीज से आ रहा होगा। अगर रेड डाला होता ब्लैक बनाने के लिए तो दोनों के दोनों आने चाहिए थे ना, रेड का एक स्पॉट थोड़ी डाला है, पूरा का पूरा रेड डाला है। तो इसलिए रेड वाली बात से एक चीज गलत हो गई, इसलिए मैंने आगे देखा ही नहीं। येलो इंक की बात करें तो हाँ येलो इंक के हिसाब से तो सही होता है, लेकिन रेड के हिसाब से तो स्टेटमेंट गलत है ना। सही है लुबाबा, समझ आई बात? ओके जी, आगे बढ़े। अच्छा भाई, देखो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा क्रोमेटोग्राम पेपर पे कोई चीज सामने रख के तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे क्रोमेटोग्राफी का ना एक टेस्ट ये भी होता है, जो स्टेरॉइड टेस्ट होता है ना, जो डोप टेस्ट होता है एथलीट्स का। वो डोप टेस्ट कैसे करते हैं एथलीट का? देखो वो ब्लड सैंपल लेते हैं और वो ब्लड सैंपल को क्रोमेटोग्राम पेपर पे रख देते हैं। अब नॉर्मल बंदे का जो ब्लड है, अब इसकी पहले वो क्रोमेटोग्राफी करेंगे ना, सॉल्वेंट में डिप करेंगे, सॉल्वेंट जो है वो ऊपर मूव होगा। अब जो नॉर्मल बंदे का ब्लड है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। अब देखो स्टेरॉइड
हर नॉर्मल बंदे के ब्लड में तो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक स्टेरॉइड का सैंपल ना यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज स्टेरॉइड। अब जब ब्लड की सेपरेशन होती है, तो अब ब्लड जब मिक्स हुआ हुआ है तो हमें तो नहीं पता ना इसमें स्टेरॉइड है या नहीं, लेकिन जब इसकी सेपरेशन हुई तो इसमें देखो कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स आए, एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, मैं कलर्ड इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ शो करने के लिए इजिली। एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, मतलब इनमें से कोई कंपोनेंट जो है वो रेड ब्लड सेल है, कोई व्हाइट ब्लड सेल है। एक कंपोनेंट जो है ना, अच्छा स्टेरॉइड भी मूव कर रहा होगा, वो मूव करते हुए यहाँ तक किया। क्या इस बंदे के ब्लड में स्टेरॉइड प्रेजेंट है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेरॉइड अगर तो होता तो इस स्टेरॉइड वाले लेवल पे जहां तक स्टेरॉइड मूव कर रहा है यहाँ पे भी तो कोई स्पॉट आना चाहिए था ना, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे भी स्पॉट आ रहा था, लेट से ये सारे अगर ब्लैक कलर में मैं बना दूं, क्योंकि पेपर में तो ब्लैक कलर में ही आते हैं ना, तो इस बंदे के ब्लड में तो स्टेरॉइड नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा एथलीट है जिसने स्टेरॉइड लिए हुए हैं, तो उसका जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम रिजल्ट आएगा ना, तो स्टेरॉइड के लेवल पे भी एक स्पॉट मिल रहा होगा। और अगर ये स्पॉट मिल रहा है तो दिस प्रूव्स कि हाँ इस बंदे के ब्लड में भी स्टेरॉइड। लेकिन देखो ये टेस्टिंग करने के लिए क्या हमें हमेशा क्या कहते हैं, एक स्टेरॉइड का ड्रॉप साथ में लगा के रखना पड़ेगा? वो तो मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर स्पॉट की ना, या हर मिक्सर की जो रूटीन टेस्ट होते हैं हमारे, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम उसकी ना एक वैल्यू निकाल के रख लेते हैं कि वो कितना ऊपर तक जाएगा ही जाएगा। जैसे ये क्रोमेटोग्राम पेपर है, तो वो जो सॉल्वेंट हमारा मूव हुआ है वो जिस लेवल तक मूव होता है, तो बेस लाइन से सॉल्वेंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। और ये स्टेरॉइड का ना हमने क्या करना है, एक डिस्टेंस ले लेना है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, लेट से कोई भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो इसका एक डिस्टेंस निकाल के रख लेंगे। लेट से डिस्टेंस को एक्स कह रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं। और फिर हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, उस रेशियो को हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ये जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म आर एफ वैल्यू, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्पॉट फ्रॉम बेसलाइन ओवर डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। तो बेस लाइन से स्पॉट का जो डिस्टेंस है, जैसे वो एक्स आ रहा है, सॉल्वेंट फ्रंट का वाई आ रहा है, तो ये स्टेरॉइड की एक आर एफ वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं स्केल से इसको मेजर कर लूं, तो लेट से अगर फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू जो है ना वो 3 सेंटीमीटर आ रही है और वाई की 10 आ रही है, तो ये 0.3 हो जाएगा। अब ये आर एफ वैल्यू स्टेरॉइड की, चाहे कहीं से भी स्टेरॉइड ले लो, अगर इसी सॉल्वेंट में उसकी क्रोमेटोग्राफी करोगे तो ये हमेशा 0.3 होगी। तो अब जब मैं किसी भी बंदे का ब्लड टेस्ट करूंगा ना, तो मैं स्टेरॉइड का सैंपल अलग से नहीं रखूंगा, बस उसके ब्लड टेस्ट में अगर कोई एक ऐसा कंपोनेंट मुझे मिलता है जिसकी आर एफ वैल्यू 0.3 है, तो इट मींस उसके ब्लड में क्या है, स्टेरॉइड प्रेजेंट है। आर एफ वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करके रख लेते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और कभी भी जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं हम कहते हैं कि भाई इसमें एक पर्टिकुलर आर एफ वैल्यू का कंपोनेंट आ रहा है, तो ये कंपोनेंट तो उस आर एफ वैल्यू की होती है। समझ आई बात? अच्छा, अब जैसे ही देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डायग्राम शोज द क्रोमेटोग्राम obtained by analysis of a single dye
Three measurements are shown. How is the RF value of the dye calculated? तो RF वैल्यू जो डाई है वो कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, फाइनल पोजीशन यहाँ तक है उसकी, तो उसका बेस लाइन से डिस्टेंस लेते हैं। देखो हाँ, क्रोमेटोग्राफी करते वक्त आपको एक ये ख्याल भी रखना पड़ता है, जब भी आप क्रोमेटोग्राम पेपर डिप करते हो ना सॉल्वेंट में, तो जो आपका मिक्सचर या स्पॉट ऑफ मिक्सचर है जो बेस लाइन पे लगाया हुआ होता है आपने, वो सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर ऊपर रहे, क्योंकि अगर वो सॉल्वेंट में डिप कर दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बात भी अपने पास लिख लेना कि जो आपका स्पॉट ऑफ मिक्सचर्स है, इट शुड ऑलवेज बी अबव सॉल्वेंट लेवल। Always be above solvent level, else it will dissolve। वो डिसॉल्व हो जाएगा तो पानी में, सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में तो ऊपर थोड़ी जाएगा। अच्छा, तो ओरिजिनल स्पॉट जहां पे लगाए हैं ना उस पे बेस लाइन बनती है। सॉल्वेंट लेवल से डिस्टेंस नहीं लेते, ये जो जहां पे स्पॉट लगाया है उसको बेस लाइन कहते हैं, उससे डिस्टेंस लेते हैं। तो जो सॉल्वेंट फ्रंट का जो डिस्टेंस होगा वो बेस लाइन से, ये मैंने लाइन बनाई है ना, दिस इज बेस लाइन, जहाँ पे स्पॉट लगाया ओरिजिनली आपने, उससे लेके ऊपर तक का मैक्सिमम जो सॉल्वेंट ने मूव किया वो सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस होगा, जो कि कितना आ रहा है यहाँ से y प्लस एक्स। और जो स्पॉट का डिस्टेंस है बेस लाइन से, वो कितना आ रहा है फाइनल पोजीशन ऑफ डाई तक जो गई है, वो वैल्यू दी हुई है आपको y। तो इसकी आर एफ वैल्यू जो निकलेगी, स्पॉट का डिस्टेंस दैट इज y डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस दैट इज y प्लस एक्स या x प्लस वाई। z का कुछ देना देना नहीं आ रहा है यहाँ। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसमें कह रहा है कि विच शुगर इज, अच्छा, द डायग्राम शोज अ क्रोमेटोग्राम ऑफ four different sugars using same solvent. Glucose has an RF value of 0.5. Which sugar is glucose? RF वैल्यू कैसे निकालोगे? आप एक स्केल लोगे और उस स्केल से डिस्टेंस मेजर करो, पहले तो सॉल्वेंट फ्रंट का, ठीक है, जो आप मीटर ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल लेके जाओगे उसी से मेजर करोगे। फिर इन सारे स्पॉट्स का डिस्टेंस मेजर करोगे बेस लाइन से, और जिनको डिवाइड करके आर एफ वैल्यू 0.5 आएगी वो आपका आंसर है। तो वो क्लियरली पता चल रही है कि हाफ वे बिटवीन हमारे पास ये वाला स्पॉट है ना, तो इसकी आर एफ वैल्यू 0.5 आएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी इसलिए थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं। तो वो पूरा आपका कह रहा है कि लिखो, प्रॉपर स्टेप्स लिखो कि क्रोमेटोग्राफी कैसे परफॉर्म हुई है। तो ना मैं क्रोमेटोग्राफी का स्पेशली एक पेपर 2 का भी क्वेश्चन करा देता हूँ लिखने के लिए। पेपर 4 में आ रहा है असल में कि आप डिस्क्राइब करो कि कैसे की है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी करना तो बड़ा आसान है, यू जस्ट हैव टू प्लेस द spot of mixes on the baseline and dip on the chromatogram, dip the chromatogram just above the solvent level, ensuring that the spot stays above the solvent level। और उसके बाद क्या करना है उसमें, once the chromatography is done, solvent moves up to the top level, remove the chromatogram from the solvent, dry the chromatogram, and then calculate the RF values of different spots। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आयशा 5 से 10 मिनट में एंड कर रहा है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी का ये ना, लेवेंडुलोल इज found in lavender plants. Lavender flowers contain a variety of colored compounds. These compounds can be extracted from the flowers to give a yellow solution of the colored compounds. Describe how to use paper chromatography to identify these colored compounds. You may use a label diagram in your answer. तो इसमें तो कुछ नहीं करना, बट डिफरेंट कंपाउंड जो मिक्स हुए हुए हैं उसको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, जो लेवेंडर फ्लावर्स है उसका तो पहले आप स्पॉट मिक्सर बनाओगे ना, तो क्या करोगे कि उसको मिक्स करके किसी मिक्सर बना के उसका, या उसको क्रश करके या पेस्ट बना के उसका, उसको आप पेपर क्रोमेटोग्राम पे रखोगे और उसको सॉल्वेंट में डिप कर दोगे। लेकिन स्पॉट ऑफ द डाई शुड ऑलवेज स्टे अबव द सॉल्वेंट लेवल। तो डायग्राम ऐसे बना दो, दिस इज सॉल्वेंट, लेबलिंग कर देना बस। इसके ऊपर यहाँ पे आपने बनाई बेसलाइन, बेसलाइन पे आपने लगाया स्पॉट ऑफ डाइज है ना, डिफरेंस में स्पॉट ऑफ डाई, और दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राम। तो आप इसमें क्या करोगे, lavender flowers contain a variety of colored compounds in lavender flower are placed as a spot of dye on a chromatogram paper which is dipped in a solvent. Spot of dye should be above solvent. ठीक है, देखो 3 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ पे पूरे हो गए, बट बाकी और पॉइंट्स क्या क्या इसमें हो सकते हैं कि आप ये भी लिख सकते हो। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द डाई एंड द सॉल्वेंट, मेजर डिस्टेंस। अब ये सेपरेट हो जाएंगे ना, इसमें से डिफरेंट डाइस निकल जाएंगे अलग अलग, तो उन सबके डिस्टेंस अलग अलग मेजर कर सकते हो। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम baseline of the different dyes and सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस होगा उसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्वेंट फ्रंट ही लिख दो। फिर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आरएफ वैल्यू। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि ये पर्टिकुलर डाई कौन सा डाई है, तो अगर आपने पहले कभी भी प्लांट्स के जो डाइज होते हैं उनकी आरएफ वैल्यू का रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। So we can also write compare with नॉन आरएफ वैल्यूज। ये सारी बातें नहीं लिखनी थी इसमें, इसने तो उसने कहा था कि बस बता दो कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें अगर आपने ये लिख लिया कि इसमें डिफरेंट डाइज हैं, वो कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ वाकई में डिफरेंट डाइज हैं। जब आप क्रोमेटोग्राफी करोगे तो डिफरेंट डाइज सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक लिखना काफी था, सॉल्वेंट तक यहाँ तक। बाकी ये सारी बातें याद रखो, लिख दिया करो। डायग्राम हाँ बना दो तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई गलती आप नीचे कर दोगे लिखने में और डायग्राम में आपने सही बनाया हुआ है तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं।
सही है, चलो बस। अच्छा एक क्लास ना चलो मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, मुझे जो है ना एक ऑनलाइन क्लास ट्यूसडे को किसी टाइम दोपहर में, चलो मैं आपको ना ग्रुप पे मैसेज करके पूछता हूँ, बताता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे 1:30 till 2:30 PM, ताकि चैप्टर खत्म करें उसमें। सही है, जा सकते हैं अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज़।